हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आखिरी बेंच से। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का वेरी बेसिक चैप्टर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। अच्छा, इसमें अपने वो सब टूल्स पढ़ेंगे जो पूरी क्लास 11th और 12th और आगे भी फिजिक्स में अपने काम आने वाले हैं। ठीक है, इसको अपने चैप्टर 0 भी बोल रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में अपने जो जो अपना फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उससे पहले के पॉइंट्स कुछ कवर कर रहे हैं जो अपने को दोनों साल कंटिन्यूस काम आने हैं। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है अपने को। अपने देखते हैं इसे पढ़ेंगे क्या क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथम्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में एंड बायनोमियल थ्योरम्स के बारे में। फिर अपने पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अपने बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम करती है, जो तुमने कुछ बेसिक 10th में पढ़ा होगा। अब बायो वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर इसी से पीछे छोड़ा के तो आए थे, तो ये पीछे छोड़ने वाली नहीं है। जब तक फिजिक्स साथ में है तब तक ये काम आएगी। ठीक है, फिर अपने पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इक्वेशंस कौन सी, साइन थीटा, कोस थीटा एटसेट्रा वाली जो रिलेशंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रिलेशंस होते हैं वो सब कवर करेंगे। फिर अपना आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, इन सब की कार्टेशियन प्लेन पे इक्वेशन क्या होती है, उनमें जो सिंबल्स उनका मीनिंग क्या है, ये सब अपने कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। फिर अपन पढ़ेंगे वेक्टर्स में। वेक्टर्स में क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, जैसे एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। और फिर एट लास्ट अपन देखेंगे कुछ ग्राफ्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कैसे ड्रॉ होते हैं, क्या उनकी शेप होती है एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे 6 टॉपिक है जो अपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में कवर करेंगे और ये अपने एंटायर फिजिक्स में काम आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपने वेरी बेसिक से लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है, देखो जैसे कोई मैंने मान लिया p रेज़ टू पावर q है, उसकी वैल्यू आ रही है a। ठीक है, क्या आ रही है, p रेज़ टू पावर q की वैल्यू क्या आ रही है a, तो log ऑफ a विद बेस p क्या होगा, q होगा। यानी कि किसी नंबर के log से मतलब है कि मैं उसके बेस को किस नंबर से रेज करूं कि मुझे वो नंबर मिल जाए। समझ में आया, चलो एग्जांपल लेके समझाता हूं कैसे हुआ। कि ये है 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। फाइन, तो अब log ऑफ 16 विद बेस 2 का मतलब है कि 2 को मैं किस पावर से रेज करूं कि मुझे 16 मिल जाए। तो 2 को मैं 4 से रेज करूँगा तो log ऑफ 16 विद बेस 2 की वैल्यू आ गई 4। ये इसकी डेफिनेशन है कि बेसिकली लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू सम बेस इज एन एक्सपोनेंट बाय विच बेस मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट दैट नंबर। फाइन, कि बेस को उस नंबर से रेज करने पे अपने को जिस नंबर का लॉगरिथम ले रहे हैं वो नंबर मिल जाए। यही कह रहा हूँ मैं, यही बात मैंने बोली अभी कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर क्या होगा कि उस बेस को जिस नंबर से रेज करें और अपने को वो नंबर मिल जाए। तो log ऑफ 16 विद बेस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये log का बेसिक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं log के, वो क्या है, log ऑफ a डॉट बी। log ऑफ a डॉट बी क्या है, वो log a प्लस log b होता है। ठीक है, log ऑफ a बाई बी log a माइनस log b होता है। और log ऑफ a रेज़ टू पावर b जो है ना, वो पावर आगे आ जाती है तो b डॉट log a हो जाता है। ठीक है, ये 3 बेसिक फॉर्म। इसके अलावा अच्छा, बेस और वो नंबर सेम हो जाए तो किसी नंबर की क्या पावर करेंगे अपने, वापस वही नंबर मिल जाए 1 कर देंगे। तो बेस और पावर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू आएगी 1। और log ऑफ 1 विद एनी बेस, कि बेस कुछ भी हो और 1 log ऑफ 1 क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि किसी नंबर की पावर अगर अपने 0 कर देते हैं तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये जानते अपना बेसिक। तो फिर अपने सोचते हैं कि बेस जो है वो 1 हो सकता है क्या, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी कर लो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके बारे में भी जानते हैं क्या होता है। तो होता क्या है बेसिकली कि वैल्यू ऑफ लॉगरिथम होती है ना, वो ऑलवेज यूनिक होती है। ठीक है, और अगर बेस 1 हो गया तो वैल्यू यूनिक रहेगी नहीं, मल्टीपल वैल्यूज गेन करेगा वो। तो इसलिए log की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। कन्फर्म, ईजी समझ में आ गया। कि मान लो log ऑफ
पावर 3 कर दूं तो भी 1 आ रहा है, log ऑफ पावर 4 कर दूं तो भी 1 आ रहा है। यानी कि मैं log 1 कर दूं और बेस 1 रखूं तो 1, यहाँ तो मुझे बहुत सारे मल्टीपल नंबर मिल जाएंगे, 2 3 4 5 8 1000 इन्फिनिटी कुछ भी रख लूँ मैं, मुझे वैल्यू क्या, मतलब log ऑफ 1 की इन्फिनिटी वैल्यूज आ गई, ठीक है। इवन 0 भी वैल्यू है, तो बेस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये जो अपनी बेसिक चीज़ होती है ना कि वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज यूनिक, ये कवर नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए log ऑफ किसी मतलब log का बेस कभी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपने देखते हैं सिस्टम ऑफ लॉग्स। दो सिस्टम ऑफ लॉग्स हैं, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग क्या है, जिसको अपने जनरल लॉग लिखते हैं ना, उसमें बेस इज इक्वल टू 10 रहता है, ठीक है। और सेकंड है नेचुरल लॉग, उसमें बेस क्या रहता है, ई, एक्सपोनेंट ई बोलते बड़े, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है 2.7182। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू होता है 2.303 टाइम्स ऑफ कॉमन लॉग, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम आती है कि नेचुरल लॉग इज इक्वल टू होता है 2.30 टाइम ऑफ कॉमन लॉग, ठीक है। ये अपना इसके बारे में था, सिस्टम ऑफ लॉग्स के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट अपने को ये रिलेशन याद रखनी है पूरी पूरी, ठीक है। अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे अब एप्लीकेशंस। पढ़ क्यों रहे इस चीज़ को, लॉगरिथम की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी अपने को, तो लॉगरिथम जो है वो काम आएंगे अपने एक्सपेंड करने में, जो इक्वेशंस है उनको ईजियर फॉर्म में कन्वर्ट करने में। जैसे ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ये बड़ी हार्ड दिख रही है, पर ये इस इजी फॉर्म में आ जाएगी। कैसे आएगी वो भी देखते हैं। t इज इक्वल टू 2π/g⁻1/2। ये किसकी एक्सप्रेशन है, ये बाद में काम में आएंगे। अभी अपने log लेके इसको कैसे ईजी कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया, तो log t इज इक्वल टू log ऑफ दिस। अच्छा, ये दिस नंबर इंटू दिस नंबर है, इसको मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, log a डॉट b हो गया, तो मैंने लिख दिया log a प्लस log b, फाइन। अच्छा, फिर अगेन ये भी log a डॉट b है 2 डॉट पाई, तो इसको मैंने log a प्लस log b लिख लिया। यहाँ पे क्या है, log L/G⁻1/2, यानी पावर वाली फॉर्म आ गई, तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ, डिवीजन वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, log L माइनस log G। तो इससे ये एक्सप्रेशन आ गई, और फिर इसको फर्दर एक्सपेंड कर लिया, तो ये इतनी हार्ड सी जो इक्वेशन दिख रही थी वो बिल्कुल बेसिक सी इस इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से अपने log का यूज़ करके हार्डर इक्वेशंस को इजी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, समझ गए, ठीक है। इसके बाद जो है अपने देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लॉगरिथम्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, सिस्टम ऑफ लॉग्स देख लिया, वो रिलेशन देख लिया, जो जनरल उसकी इक्वेशंस थी वो भी देख ली, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कि कोई भी इक्वेशन उसकी डिग्री 2 है उसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपने कि इसकी क्या कंडीशंस है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस फॉर्म की, तो उसके लिए अपने हैं कि ए बी और सी तीनों कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, एक्स वो है जो वेरिएबल क्वांटिटी है, इसमें ए बी सी तो कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट्स हैं और एक्स जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। कंडीशंस क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की, कि ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। भी एक प्लस ये मान लो ये घर का मुखिया है, मुखिया ही नहीं रहा तो घर कहाँ से रहेगा, हाँ। राशन कार्ड में जो मुखिया का नाम है वही मर गया, राशन कार्ड काम का रहा क्या, वो वाली बात है, ठीक है। तो ये घर का मुखिया है, ए x² का जो एक्सपोनेंट है ना वो, ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और मुखिया तभी होगा जब दादा दादी नहीं है, तो यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ x कैन बी 2, इससे ऊपर नहीं जा सकती अपनी बात, ठीक है। दादा दादी नहीं होनी चाहिए, ये मुखिया तभी होगा इसके पापा मम्मी नहीं है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ x जो है वो 2 होना चाहिए। इससे ज़्यादा पावर हो गई तो डिग्री चेंज हो जाएगी, डिग्री चेंज होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही क्या, नहीं रही। यही चीज़ समझनी है अपने को, ठीक है। तो ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि क्या यूज़ है, कैसे अपने सोल्व करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, तुम लोगों को पता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस। अब बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती है, ठीक है। अपने दोनों को उनको कह रहे हैं, मान लो x1 एंड x2, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप आती है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है ना x1 डॉट x2 वो होता है c/a। c क्या था, कोफिशिएंट ऑफ जो लास्ट कॉमन कोफिशिएंट था, और a क्या था, x² का कोफिशिएंट, ठीक है।
और सम ऑफ रूट्स जो आती है ना x1 प्लस x2 वो आती है -b/a, यानी कि ये अपने को रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस दे रखी है। ठीक है, ये दोनों रिलेशंस कई बार सोल्व करने काम आएंगे अपने क्वेश्चंस को, तो अपने याद रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर अपने चलते हैं कि इनको प्राप्त कैसे करें, कैसे मिलेगी सर हमको, सोल्व कैसे करेंगे, तो उसका भी ईजी सा तरीका है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस एक्सप्रेशन से अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं। अब बायो वाले कहेंगे या मैथ वाले भी कह सकते हैं सर इसे तो एक ही है, एक नहीं है भैया, ये प्लस माइनस लिखा है ना, इसके मतलब दो रूट्स हो गई, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, तो यानी कि यहाँ से अपने को दो रूट्स मिल जाएंगी x1 एंड x2। ठीक है, इसमें थोड़ी बातें हैं कि ये जो रूट के अंदर लिखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। रिप्रेजेंट होता है डी से। इस डी का भी अपना खेल है, डी अगर पॉजिटिव हो जाए ना तब तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगी। ठीक है, डी अगर नेगेटिव हो जाए तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, यानी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी रूट्स होती है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। मैथ वाले पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर करके, वो आयोटा के फॉर्म में रूट आती है फिर। ठीक है, अपने अभी काम करनी है, फिजिक्स में कोई चीज़ें इमेजिनरी होती नहीं है तो अपने ज़्यादा यूज़ भी नहीं करनी इस चीज़ को। हाँ, या तो रियल रूट्स आएंगी या टू इक्वल रूट्स आएंगी, और इक्वल रूट्स कब आएंगी? जब डी इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या होगा? x1 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये तीन बातें हैं जो डी पे डिपेंड करती है। और ये था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि उसको सोल्व कैसे करें, उसके सॉल्यूशन के बाद जो रूट्स आती हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है कोफिशिएंट के साथ, एटसेट्रा। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी अपने धीरे धीरे देखेंगे, जब अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तब ये काम आएंगी। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। थर्ड अपनी जो चीज़ है वो है बाइनोमियल थ्योरम। ये बहुत अच्छी चीज़ है और दो जितने भी डेरिवेशन उसमें बहुत बार काम आएगी। ठीक है, पहले तो अपने देखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है जिसपे बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल होती है। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है कि दो टर्म्स हों जिसमें, ठीक है, टू टर्म जो इक्वेशन होती है उनको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। पर उसमें भी एक कंडीशन है कि दोनों टर्म्स की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये क्वाड्रेटिक बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, पर हाँ इसको अपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कैसे? कि एक्स स्क्वायर को मैंने m मान लिया, वाई स्क्वायर को मैंने n मान लिया, तो m प्लस रेस्ट टू पावर n की रेस्ट पावर n हो गया। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गई। और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के। ठीक है, समथिंग तो इसके पावर यहाँ 1 है, तो ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और बेसिकली जो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो एक अप्रोक्सीमेशन है। इस टाइप की फॉर्म जब अपने पास मिल जाए ना, तब कि अपने को बाइनोमियल एक्सप्रेशन मिल जाए तो उस पर अपने एक अप्रोक्सीमेशन लगा के उसको ईजियर वे में सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए अपने बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखो, ये जो है वो स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक, a प्लस बी रेस्ट पावर n जो है वो इस फॉर्म में सोल्व होता है, ये एक सीरीज बन जाती है लंबी। ठीक है, ये बाइनोमियल भाई साहब बहुत तेज मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था कि a प्लस बी रेस्ट पावर n जो होगा वो इस टाइप की एक सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ हो क्या रहा है? ठीक है, b की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, तो जो आगे जो टर्म्स होंगी वो धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने इफ b, फिजिक्स वाले और तेज निकले, उन्होंने क्या किया, इसका भी जुगाड़ निकाल लिया कि अगर b बाई ए टेंड्स टू 0 है, यानी कि b बाई एक, यानी b जो है, b बाई जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, तो a प्लस बी रेस्ट पावर n है, उसमें जो आगे वाले टर्म होंगे वो तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएंगे, तो उनको हमने छोड़ ही दिया। ठीक है, भूल ही गए, हम एक्सप्रेशन को इतनी छोटी कर लाए। ठीक है, ये a प्लस बी रेस्ट पावर n फॉर्म में थी, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसका और ईजियर फॉर्म लिख लिया, फिर a प्लस बी रेस्ट पावर n इज नियरली इक्वल टू a रेस्ट पावर n टाइम्स ऑफ 1 प्लस n टाइम्स ऑफ b बाई a। ठीक है, ये एक शॉर्टकट फॉर्म आ गई इसकी, बहुत ही सिंपल फॉर्म आ गई। ठीक है, इसमें पावर्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो पावर्स का खेल खत्म हो गया, तो अपने काम हो गया इजी। इसलिए अपने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं फिजिक्स में, स्पेशली डेरिवेशंस में। ठीक है, फिक्स आइडिया नहीं देती है कि अप्रोक्सीमेशन है, पर काफ़ी इजी कर देती है काम को, इसलिए अपने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक इसमें स्टैंडर्ड ये भी है कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू x हो जाए, तो
ये होता है 1+nx। ठीक है, ये तुम लोग याद रखना, ये अपने बहुत जगह यूज़ करेंगे 1+nx का। तो ये ऑल अबाउट बाइनोमियल थ्योरम था। कहाँ काम आएगी वो मैं तुम्हें धीरे धीरे बता दूंगा, जब जब डेरिवेशंस आएंगे तब अपने इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये आ गया भाई बायो वालों का फेवरेट टॉपिक। ठीक है, नाम देख के तुम्हें इसे डर सा लग रहा होगा, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने आखिरी बैच में बैठे हैं, इससे पीछे अपने जा नहीं सकते। तो अगर तुम आखिरी बैच पे हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डरने की। ठीक है, हम करेंगे, कैसे करो, अपन करेंगे, इजी चीज़ है, ध्यान दोगे सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से सुनना। बायो वाले तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ज़्यादा डरते हो तुम लोग इस नाम से ही। इसमें अपने पढ़ते हैं एंगल के बारे में। ठीक है, बेसिक सी एंगल क्या है, कोई लाइन है वो रोटेट करके किसी दूसरी डायरेक्शन में चली गई तो उसकी जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना वही एंगल है। और जिस नाम से तुम डरते हो ना थीटा, वो कुछ नहीं है, वो इस रोटेशन का रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर मेरी लाइन इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल। यानी कि ये लाइन यहाँ थी, यहाँ आती तो ये थीटा क्या होता, नेगेटिव एंगल होता। और ये जो बनाया हुआ है पहले से, ये क्या है, पॉजिटिव एंगल। फाइन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज वाले नेगेटिव एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लेना, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, मैंने अभी जो बताया था वही है। इसके बाद एंगल्स का मेजरमेंट। ठीक है, क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल दो तरीके से करते हैं, डिग्री और रेडियन। इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, जो बहुत जगह काम आएगा। रेडियन, डिग्री हम जानते हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। अच्छा, रेडियन वाले फॉर्मेट में क्या सीन है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। और रेडियन में कितना रेडियन है, पाई रेडियन। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तुम लोग ये स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट याद रखना, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि पाई 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई था या पाई बाई 180 डिग्री था। तो इसलिए ये वाले कंसेप्ट से तुम इजीली सोल्व कर लोगे। ये ऑल अबाउट था मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बाद में अपने चलते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अपने पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, ये एक जो तुम्हें दिख रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब तुम कहोगे सर राइट एंगल क्यों है, भैया एक कोण 90 डिग्री का है कि नहीं, मानो। तो इसमें 3 चीज़ें होती है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होते कौन से हैं, जो साइड 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है ना वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ण कहते हैं हिंदी में। जो साइड थीटा जो हमने एंगल मान रखा है एक, उसके सामने वाली है वो होती है परपेंडिकुलर, हिंदी वाले क्या कहते हैं, लंब। और जो थर्ड साइड बच गई वो क्या है, बेस, जिसको हिंदी वाले क्या कहते हैं, आधार। तो 3 साइड्स होगी ट्राइंगल की, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। और इन साइड की लेंथ के जो रेशियोज होते हैं ना उनसे पूरी ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, पूरा खेल इन तीनों के हर बार घूमता है। तुम लोग देख लेना, जो बेसिक इक्वेशंस है ना वो भी इनके रेशियो इनसे मिलके निकलेगी। ठीक है, कैसे, ये एक एक्सप्रेशन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये याद रह जाएगी। ये क्यों याद करवाई है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये ना P/H, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज से रेशियो, ये जो रेशियो है ना इसी को अपने कहते हैं साइन थीटा। यानी कि जो एंगल हमने मानना है उस एंगल का साइन जो है वो परपेंडिकुलर की लेंथ और हाइपोटेन्यूज की लेंथ का रेशियो है। समझ गए बात। उसी टाइप से कोस थीटा क्या है, वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, जो इसका सेकंड एक्सप्रेशन है। और टेन थीटा क्या है, इसका थर्ड एक्सप्रेशन परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। ठीक है, समझ में आ गई बात। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब 3 नाम और है। साइन थीटा का उल्टा होता है, जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ये P/H था, H/P हो गया। H/P का मतलब क्या हुआ,
लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज अपॉन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फाइन। फिर कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। सारा समझ में आ गया? तीनों बातें कवर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो किसके रेशियोज हैं? लेंथ के रेशियो, साइड्स की लेंथ के रेशियो है ट्राइंगल के। और किस किस के रेशियो होते हैं वो अपने इस पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले भैया से जान लिया है। बिल्कुल ही जी, याद रह जाएगा। इतना सर हम 10th में पढ़ के आए थे। अच्छा भाई 10th में पढ़ के आए थे क्या? और पढ़ा देते हैं तो आगे। ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम? ये तो 9th में पढ़ ली थी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, दोनों साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो मुझे क्या मिला? पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये 1 हो गया, छोड़ो बात। अच्छा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या था? साइन थीटा था ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा था। तो इस एक्सप्रेशन से मैं ये कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन पढ़ी थी 10th में। मैंने क्या कहा था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का वो ट्राइंगल से जुड़े हैं, ये जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ये ट्राइंगल में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये ट्राइंगल की बात थी, इसके साथ मैंने छेड़छाड़ की, मुझे ये मिला। यानी कि बेसिकली सारी चीज़ें घूम तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारी रही है। अब ये पहली इक्वेशन है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है जो अपने को याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबको याद होनी चाहिए ये। हो भी गई होगी, 10th में पढ़ के आए हो तुम लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, बताया था। ये जो रेशियो होता है ना कोस थीटा अपॉन थीटा, ये होता है कोट थीटा। तो इससे अपने एक्सप्रेशन आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सिमिलरली इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर तो 2 ये आ जाती है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक रिलेशंस हैं जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं और ये आगे भी काम आने वाली है। ठीक है, ये 3 बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या था कि ये जो 6 के 6 रेशियोज है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये एक कार्टेशियन प्लेन में अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं वो अपने अभी देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने साइन थीटा कोसेक सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते ही टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। याद कैसे रखें? इजी सा इक्वेशन है, ऑल सिल्वर टी कप्स। पहले में ऑल, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टेन और उसका उल्टा कोट, और तीसरे में कोस और उसका उल्टा सेक। ये पॉजिटिव रहते हैं चारों क्वाड्रेंट में। ये चीज़ें याद रखने की बात है। अब याद रखना क्यों, कहाँ काम आएगा? जब अपने एंगल्स को चेंज करते हैं। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा आ गया, मैंने बताया था नेगेटिव मतलब ये 0 डिग्री एंगल है। माइनस थीटा यानी कि समथिंग में थोड़ा नीचे आया हूँ। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया मेरी लाइन? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस सेक पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन थीटा। समझ गए बात? कोस और माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा आएगा, देख लो तुम लोग, क्योंकि यहाँ कोस पॉजिटिव है। और टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेन नेगेटिव है। फाइन, ये तो सिंपल हो गया। अगर 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा जाए ना, यानी π/2 रेडियन पे जब आती है ना, तो एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, एंगल चेंज हो जाता है। साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में और सेक कोसेक में। पर अपने को क्या साइन कैसे डिसाइड होते हैं कि जो कोस थीटा चेंज उसका साइन कैसे होगा? वो फर्स्ट पे डिपेंड करता है। साइन कोस टेन जो फर्स्ट अपना जो टर्म होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये 0, ये 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। कोस थीटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पॉजिटिव आएगा। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करते ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया। ठीक है भाई, अब कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, पर कोस चेंज होगा साइन में, पर कोस इसमें नेगेटिव होता है, तो आएगा माइनस साइन थीटा। और सिमिलरली टेन का देख लो तुम लोग, माइनस कोट थीटा। ये था कि कार्टेशियन प्लेन में कैसे इनके साइंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वो चेंज होते हैं
और क्या क्या साइंस किस क्वाड्रेंट में रहते हैं, और अपने किससे याद रखते हैं इसको, ऑल सिल्वर टी कप्स से। ओके, फिर इसके बाद अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज क्या हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना उनके बीच में रिलेशंस हैं और वो अपने इंटायर फिजिक्स में काम आएंगी। तो ये सारी बेसिक रिलेशंस है जो अपने याद रखनी है। जैसे साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। सिमिलरली कोस 2 थीटा का है साइन ए माइनस साइन बी हो गया, टेन 2 थीटा हो गया। ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जो अपने को इंटायर फिजिक्स में काम आते हैं सोल्व करने के लिए, एक्सप्रेशन ईजियर करने के लिए, डेरिवेशन वगैरह करने के लिए। तो ये बेसिक्स मैंने 13 इक्वेशंस दे दी, ये तुम लोगों को याद कर लेना। ठीक है, तो ये अपने ज़्यादा यूज़ में आएगी, तब मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगा, बाकी तुम्हें याद रखनी है। फाइन, इसके बाद ये था ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो अपनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और फिर इक्वेशंस पढ़ेंगे लाइन, सर्कल और पैराबोला की। कार्टेशियन प्लेन क्या है, कार्टेशियन प्लेन अपने जानते हैं ये एक इमेजिनरी प्लेन है। ठीक है, जिस पे सारे नंबर्स लाइज करते हैं। इसमें हमने दो एक्सिस मान लिए, दो स्ट्रेट लाइन्स है जो जिसको अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल वन लाइन है ना वो उसको कहते हैं एक्स एक्सिस और अब्सिसा, और जो वर्टिकल वाली लाइन होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट। और किसी भी पॉइंट को अपने 2D पॉइंट को एक्स कोमा वाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 3D होता तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक एक्सिस हो जाता जेड एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता। पर अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन 2D ही पढ़ते हैं, तो 2D में एक्स कोमा वाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जैसे अपने साइन कोस टेन को देखा ही था अभी, कैसे कैसे साइन चेंज हो रहे थे उनके, वैसे ये कार्टेशियन प्लेन है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। यानी कि हम लोग किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का साइन देख के उसका क्वाड्रेंट बता सकते हैं। जैसे ये है -2,1, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये कार्टेशियन प्लेन का बेसिक है कि पॉइंट्स की डायरेक्शन, पॉइंट्स किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं ये किससे डिसाइड होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स के साइन से। फाइन, फिर अपने देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कोई भी कार्टेशियन प्लेन पे लाइन है ये, इसकी बेसिक इक्वेशन होती है y = mx + c। ठीक है, इसको स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइन, तो उसमें ये जो एक्सप्रेशन है ये इसमें क्या क्या जो सिंबल्स यूज किए हैं उनका मीनिंग क्या है और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपने देखते हैं। ठीक है, y = mx + c। y क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, किसी भी पॉइंट लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट अपने को पता है या अपने को पता करना हो तो, और x पर यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की रिलेशन होती है बेसिकली y और x कोऑर्डिनेट की। m क्या है, m है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन यानी कि इस लाइन कितनी स्टीपर है, कितनी झुकी हुई है, ये चीज़ है वो स्लोप से पता चलती है। ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के चेंज से ही जिस दो पॉइंट है उन दोनों के y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके अपने स्लोप का पता कर सकते हैं। और ये जो x कोऑर्डिनेट पे जो एंगल बना रहा है ना इसको अपने थीटा मान ले तो ये tan थीटा के इक्वल भी होता है। ठीक है, tan थीटा के इक्वल भी होता है। तो ये था ऑल अबाउट स्लोप। ठीक है, tan थीटा के इक्वल कैसे होता है, बेसिक सी चीज़ देख लो। जैसे ये लाइन है, ये थीटा एंगल बना रही है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन मान लिया। तो दो पॉइंट्स को जब तुम लोग रेशियो निकालोगे ना तो वो एक राइट एंगल के p/b बनेंगे। वो क्या होता है, tan थीटा होता है, इसलिए ये tan थीटा के इक्वल भी आता है। तुम लोग ध्यान से ड्रॉ करके सोच के देख लेना चाहे, यही आएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है c क्या है, y इंटरसेप्ट, यानी कि जब x = 0 हो जाए तो y की जो वैल्यू आती है ना वो c होता है, y इंटरसेप्ट होता है। अच्छा, अगर स्लोप नेगेटिव हो तो लाइन एक्स एक्सिस के इस टाइप की होगी, अगर स्लोप 0 हो जाए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, स्लोप इन्फिनिटी हो जाए तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। और ये जो लाइन गिवन दी अपने को ये
पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, थीटा लेस देन 90। फाइन, ये ऑल अबाउट था इक्वेशन ऑफ लाइन, जितना बेसिक जो हमको यूज आएगा फिजिक्स में। फिर है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले सर्कल है क्या, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर से किसी फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स है ना, सब पॉइंट्स का जो सेट है वो सर्कल है। जैसे ये 2 यूनिट के रेडियस का है, ठीक है, तो 2 यूनिट पे इस सेंटर से 2 यूनिट पे जितने भी पॉइंट है ना, उन सबको जोड़ देना अपने, तो एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये होगी सर्कल की डेफिनेशन। ये है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें ये x कोऑर्डिनेट, ये किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और आर स्क्वायर में r है रेडियस, ए और बी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो ये सर्कल के एवरी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देती है ये केली इक्वेशन। ठीक है, अगर सेंटर 0 0 हो, ओरिजिन हो और रेडियस 1 हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्किल। और इसको अपने एक्सपेंड करते हैं तो एक और इक्वेशन मिलती है, अपने फॉर्म मिलती है जो है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, पर मेन अपने यही काम आएगी, ये भी कई बार जगह यूज आती है और यूनिट सर्किल भी यूज करते हैं। जैसे ये है ओरिजिन हो गया सेंटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, यानी 2 क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 2 एंड ओरिजिन 0 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये अपने सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल से अपन उसका सेंटर पता कर सकते हैं, उसका रेडियस पता कर सकते हैं, और वो बेसिकली सर्कल के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट जो है वो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन बोला, पैराबोला। ठीक है, बोला कि नहीं बोला, ये बहुत जगह अपने काम आएगी। बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। उससे पहले अपने जान ले पैराबोला है क्या। तो पैराबोला क्या है कि एक फिक्स्ड लाइन जिसको अपने डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और एक फिक्स्ड पॉइंट फोकस कहते हैं, उससे इक्वी डिस्टेंस जितने पॉइंट्स है ना, उन सब पॉइंट्स को जो जोड़ने वाला जो सेट ऑफ दीज पॉइंट्स है ना, वही पैराबोला है। यानी कि दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो पैराबोला के सारे पॉइंट्स किसी एक पॉइंट से और किसी एक लाइन से इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो वो एक पैराबोलिक फॉर्म लेगा। ठीक है, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो फिक्स्ड लाइन उसको अपने डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट उसको अपने फोकस कहते हैं, और जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जहाँ पे पैराबोला टच करता है उसको कहते हैं वर्टेक्स। ओके, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 4 स्टैंडर्ड आएगा। ए क्या है, ए है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू फोकस और ओरिजिन टू डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये तो इक्वी डिस्टेंट होते हैं, तो दोनों में से किसी एक जो भी डिस्टेंस है इक्वली होगा वो है ए। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है वो पैराबोला की बेसिक इक्वेशन है। दैट्स ऑल अबाउट अवर फर्स्ट एल्जेब्रा एंड देन सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए, बाकी अपने नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिरी में चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या क्या गलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।